हेलो एवरीवन, क्लास 10th। जैसा कि हम लोग कल आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत शुरुआत के कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन को समझा था। प्रकाश का परावर्तन है क्या। फिर इसके पश्चात हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों की चर्चा की थी। पुनः उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें लर्न हो गई होंगी। उसके पश्चात हम लोगों ने प्रतिबिंब को पढ़ा। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने स्वरूप होते हैं, कितने रूप होते हैं। उन दो भागों की चर्चा हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के रूप में की थी। दोनों हमारे क्लियर हो गए थे। फिर इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित जब हम आए तो वहाँ पर हमें दो प्रकार के दर्पण प्राप्त हुए। पहला हमारा अवतल दर्पण था, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण था। दोनों की चर्चाएं हो गई थी कि अवतल दर्पण कब होता है और उत्तल दर्पण कब होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगी तो आप हमें मैसेज करके उस चीज़ को बताएंगे। आगे कल चर्चा में ये कहा गया था कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा आज की जानी थी। तो उन्हीं को बिंदुवार हम एक एक लेते हैं और उसकी सहायता से हम आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो हमारे आंकिक प्रश्न होंगे, उनको भी हल करने में आसानी होगी। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की जब चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है वक्रता केंद्र। दो शब्द हैं, पहला है वक्रता, दूसरा है केंद्र। केंद्र जब नाम आपने सुना तो वैसे ही आपको पता हो जाना चाहिए कि केंद्र जो होता है वो हमेशा मध्य में ही होता है। तो कहते हैं गोलीय दर्पण का कौन सा भाग, गोलीय दर्पण का केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग मतलब गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जो कि दर्पण का क्या है, केंद्र बिंदु है। क्या है, केंद्र बिंदु है। गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित वह भाग या वह बिंदु जो किसका भाग है, दर्पण का एक भाग है, वो उसका केंद्र बिंदु कहलाता है। इसे जो दिखाने की बात आती है कि किस अक्षर से दिखाएंगे या कैसे इस चीज़ को हम निरूपित करेंगे, तो कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से मतलब यही है कि ये सेंटर है, अर्थात गोलीय दर्पण का वह भाग या वह भाग जहाँ पर क्या हो, उसका मध्य बिंदु स्थित हो, वही उसका केंद्र बिंदु कहलाता है। और वो केंद्र बिंदु उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन जो होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या। अब उस जब खोखले गोले की बात हो रही थी, गोलीय दर्पण की बात की जा रही थी, तो कहते हैं उस खोखले गोले का जो त्रिज्या होगा, अर्थात केंद्र बिंदु से एक शीर्ष की जो दूरी होगी, फिर से ध्यान रखें, उस खोखले गोले की त्रिज्या अर्थात उस खोखले दर्पण की या गोलीय दर्पण की त्रिज्या जिसका कि वह एक भाग है, वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। या फिर से समझें, अगर हम बात करते हैं कि कोई खोखला गोला है और उसका केंद्र बिंदु हमें पता है, तो केंद्र बिंदु से उसके एक शीर्ष को मिलाने वाली जो दूरी होगी वही हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस यहाँ पर आर का जो अक्षर है उससे पहला अक्षर ले लिया जाएगा, स्मॉल आर से ही हमारी वक्रता त्रिज्या को निरूपित किया जाता है। फिर इसके बाद चीज़ों को और आगे हम बढ़ाते हैं। अगली जो डिफिनीशन होगी हमारी वो होगी हमारा ध्रुव। तो ध्रुव जो होता है, जैसे आपने अब तक देखा था, जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण हमने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि जो खोखले गोले का भाग हम लेंगे, जब उसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो तोड़ने के पश्चात हमें दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं। जब उनको हम कलई करते हैं तो एक बाहर के भाग को कलई करते हैं, एक अंदर के भाग को कलई करते हैं। और परावर्तक तल के आधार पर जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं एक का परावर्तक तल ऊपर की तरफ उठा है
और एक का परावर्तक तल अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो उस परावर्तक तल के आधार पर ही हमने व्याख्या की थी कि कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा का विषय क्या है कि ध्रुव क्या है। एक नया शब्द आपके लिए, इंग्लिश में ध्रुव को पोल कहते हैं। तो वो पोल है क्या? तो कहते हैं कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु। परावर्तक तल वही जो दर्पण है आपका। सपोज करो ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का एक सिरा ऊपर वाला M1 है, नीचे वाला M2 है। इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु यानी बीचों बीच जहां से मुख्य अक्ष जाता है, उसी मध्य बिंदु को ही जो है दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पोल ऑफ मिरर कहते हैं। कौन सा बिंदु हुआ? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड प्लेन, परावर्तक तल या अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक भी होता है, जो परावर्तक तल का व्यास होता है वही आपका जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो इसे हम क्या समझेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड प्लेन इज कॉल्ड पोल, अर्थात दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को जो है कैपिटल P से निरूपित करते हैं। P फॉर पोल होता है। चलिए आगे और चीज़ों को बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला डिफिनीशन होता है वो होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष जो होती है एक रेखा होती है। जैसे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स वाले सर ने पढ़ाया था कि यक्स निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने पढ़ाया था कि यक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। कार्तीय तल जो आप पढ़ते हो अपने यहाँ, तो उसमें आपने देखा था कि एक यक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो उसी यक्स अक्ष और वाई अक्ष की ही बात मैं कह रहा हूँ कि उसी के सापेक्ष दूरियाँ ली जानी है। यहाँ पर भी अक्षों की ही चर्चा की जा रही है। तो जब अक्षों की चर्चा की जा रही है तो उस अक्ष में पहला जो अक्ष है उसमें एक अक्ष का नाम यहाँ पर विज्ञान की भाषा में है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? तो कहते हैं मुख्य अक्ष के लिए वह रेखा, कौन सी रेखा? वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है। कौन सी रेखा? वह रेखा जो दर्पण के, अब यहाँ पर चाहो तो आप वक्रता केंद्र को भी ले लो, वक्रता त्रिज्या को भी ले लो, और किसको ले लो? पोल को भी ले लो, क्योंकि तीनों के तीनों बिंदु एक ही सीध में पाए जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? कहते हैं वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा कहाँ से जाए? ध्रुव से होकर जाए। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आपको जो आसान पड़ेगा आप उसे याद कर सकते हैं। वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, या वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कहते हैं दैट लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दैट इज कॉल्ड मेन एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। या ऐसे भी कह सकते हैं दैट लाइन व्हिच इज ज्वाइंट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और मेन एक्सिस। ये तो हो गया आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पता हो गया हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पता हो गया, फिर इसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो गया, पोल पता हो गया। फिर इसके बाद एक शब्द आता है हमारा मुख्य फोकस। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि बिना मुख्य फोकस के प्रतिबिंब भी नहीं बनता है। तो ध्यान ये रखना है मुख्य फोकस को पढ़ते समय। मुख्य फोकस का मतलब है कि जब प्रतिबिंब को हमें बनाना है, प्रतिबिंब को प्राप्त करना है, तो मुख्य फोकस की जानकारी होना आवश्यक है। मुख्य फोकस के लिए क्या कहते हैं कि सपोज करो कि कोई दर्पण है, दर्पण सामने रखा है, उसके सामने कोई वस्तु रखी गई है, और जब वस्तु रखी गई है तो वस्तु के शीर्ष से या किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हैं। प्रकाश की किरणें जाती हैं और जाने के पश्चात किसी भी तल से या दर्पण से टकराने के पश्चात जहां पर मिलती हैं वहीं पर उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके पहले जब हमने पढ़ा था प्रतिबिंब को,
तो यहां भी वही रखना है। कहते हैं कि सपोज करिए यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही हैं और जाने के पश्चात दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के पश्चात दर्पण के परावर्तक तल से टकराती हैं। ऐसे प्रकाश किरणें जा रही हैं, आगे दर्पण है, दर्पण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष वही जो हमने अभी खींचा, कहां से कहां खींचा, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक खींचा। अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर पहले आ रही थी, टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु ही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो क्या कहते हैं जब प्रकाश की किरणें व्हेन द लाइट रेज, ठीक है, पासिंग टू द पैरेलल ऑफ मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरती हैं, पासिंग टू द पैरेलल ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के पश्चात, ठीक है, दैट आर पासिंग फ्रॉम द मेन एक्सिस, वो कहां से होकर गुजरती हैं, मुख्य अक्ष से होकर गुजरती हैं। दैट पॉइंट ऑफ मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु इज कॉल्ड मेन फोकस, वह क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती हैं, दर्पण के तल से टकराती हैं, द्वारक से टकराती हैं, परावर्तक तल से टकराती हैं और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो आपका कंफर्म हो गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे एक शब्द आता है मुख्य फोकस के तुरंत पश्चात फोकस दूरी। तो कहते हैं ध्रुव यानी पोल। एक चीज याद ये भी रखना है, जब भी हम कभी गणना करेंगे, जितनी भी दूरी हम मापेंगे समस्त दूरियां हम ध्रुव से ही मापेंगे। कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो कहते हैं फोकस दूरी क्या है, अर्थात फोकल लेंथ क्या है, इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से इसको निरूपित करते हैं। तो कहते हैं ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मेन फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक चीज याद रखना है, पी से जब नापेंगे दूरी को तो पी से कहाँ नापेंगे, एफ, तो हमारी फोकस दूरी क्या होगी, पी एफ होगी। क्या होगी, पी एफ, अर्थात पी से नापेंगे कहाँ तक, एफ तक। कंफर्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फोकस दूरी हो गया हमारा। एक शब्द और आता है फोकस तल। तो कहते हैं फोकस जो आपका मुख्य फोकस प्राप्त हुआ है, मुख्य फोकस पर ही स्थित वह तल हो, कैसा हो, लंबवत हो, चाहे वो उसके ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन कहाँ स्थित हो, मुख्य फोकस पर ही स्थित हो। मुख्य फोकस पर ही स्थित अविलंबवत वह तल जो कहाँ पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर। अगर कोई तल स्थित है तो उसे ही फोकस तल कहते हैं। एक डिफिनीशन और आती है, कहते हैं दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है। तो कहते हैं दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण का जो परावर्तक तल है आपका क्या है, पूरा पूरा दर्पण, उसका एक तरफ का भाग कलई किया हो जिसके कारण वो दर्पण बना। उसका ऊपरी सिरा यम1 है, निचला सिरा क्या है, यम2 है। अब यम1 से यम2 की जो बीच की दूरी है वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो जो दर्पण का द्वारक है वो यानी परावर्तक तल है, अर्थात परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टेड प्लेन इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक को इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं यम1 और यम2 से। इस प्रकार ये सारी की सारी डिफिनीशन गोलीय दर्पण से संबंधित आपकी समाप्त होती है। एक बार इसको ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को आप दोहराइएगा और हमें इसका फीडबैक आप भेजिए। अगर आप हमें इसका फीडबैक नहीं भेजेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना तो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों से हमें कमेंट भी ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ। तो हमें कम से कम ग्रुप पे ही बताएं आप कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू।